बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो है आप सभी के लिए डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 4 का उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने एक और क्वेश्चन पेपर डाला है आपके लिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आप क्या पाएंगे कि मोस्टली वही क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में भी है और उस क्वेश्चन पेपर में भी है। इसका मतलब क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। ड्यू में रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे नॉन रेगुलर हो या फिर सोल से कर रहा हो या एनसी वेब से कर रहा हो, हर किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे किस तरीके से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन को दिमाग में रखकर पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है इसकी, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। और आप मुझे ये बताएंगे कि आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन का जो एग्ज़ाम है वो कब का है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप देखिए। और बहुत बच्चों को डाउट ये होता है कि 4th सेमेस्टर का है या कौन से का है, तो ये 4th ही सेमेस्टर आप खोल कर देख लीजिए। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो सोल स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्ज़ाम 100 नंबर का आता है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ड्यू के उनका जो एग्ज़ाम में 75 मार्क्स का आता है, 25 उन्हें जो है उनके असाइनमेंट प्लस में जो अटेंडेंस होती है उसके मिलती है, और 3 घंटे का टाइम होता है। और इस बार 2022 में ऐसा हुआ है कि उन्हें 3.5 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं कि किस टाइप के आप दोनों में आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। या तो इंग्लिश मीडियम में पूरा पेपर अटैम्प्ट कीजिए या फिर हिंदी मीडियम में पूरा पेपर आप जो है अपना अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, पर एक ही मीडियम में आपको अटैम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 4 क्वेश्चन होते हैं, और जो स्टूडेंट्स सोल से कर रहे हैं उनके लिए 25 नंबर और भी उन्हें चाहिए होते हैं, इसलिए उनके लिए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए कहा जाता है। और आप अपना एग्ज़ाम देख कर खुद समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम में रीड कर सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी उपागम की आलोचनात्मक जो वर्णन है वो करना है। देखो यहाँ पर यथार्थवादी उपागम आप पक्का करके जाइए अपना, या तो यथार्थवादी पूछ लिया जाता है, उदारवादी पूछ लिया जाता है, नव यथार्थवादी पूछ लिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपको पक्का कवर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी से बनता है। ठीक है, आप अपने एग्जाम में भी जाकर ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे पक्का आने वाला है, आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यथार्थवादी उपागम में आपको बताना है और इसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। इसका मतलब आपको क्या है, कौन कौन इसकी आलोचना करता है, और यथार्थवाद में आपको बताना है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। यानी कि हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है, पक्ष में भी तर्क देना है और विपक्ष में भी तर्क देना है, वो आपका आलोचनात्मक वर्णन कहलाता है। और अब नेक्स्ट देखिए, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपको यथार्थवादी उपागम जो है वो कवर करवा दूंगी, और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कवर करवाऊं या नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो नारीवादी जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में हमें बताना है। नारीवादी जो एक तरीके से सिद्धांत है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि इस सिद्धांत की किस तरीके से उद्भव हुआ है, एक तरीके से विकास कैसे हुआ है, क्या क्या वो सिद्धांत कहता है, नारीवादी जो सोच है किस तरीके की है। तो इसके बारे में सब कुछ हमें बताना है, यानी कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है नारीवाद उसके बारे में आपको सब कुछ इसमें बताना होगा। ठीक, और ये आपका जो यूनिट 1 है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए ये है आपका शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध की एक जो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। डेफिनेशन 2-3 लाइनों की होती है, पर आप उसे क्या करेंगे, उसे 1-1.5 पेज में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 पेज तक आप लिख सकते हैं, इसमें 2 से आपके 2.5 पेज भी हो सकते हैं डेफिनेशन को लिखने में। ठीक है, तो आप पूरा बताने के बाद फिर ये बता सकते हैं कि जो शीत युद्ध है आखिरकार होता क्या है। ठीक, इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। विचारक, जो विचारक है जिन्होंने इसके बारे में जो विचारधाराएं अपनी दी है शीत युद्ध को लेकर, वो विचारक जो है मेंशन करके आप इसकी जो परिभाषा है दे सकते हैं। तो उससे जो आपका आंसर होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब इसके बाद देखिए शीत युद्ध के विभिन्न जो आयाम हैं उनकी चर्चा करनी है। विभिन्न आयाम का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, जो चरण होते हैं वो पूछे जाते हैं विभिन्न आयाम। ठीक है,
हमने जो प्रीवियस जो अपना क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें हमने देखा था कि प्रथम चरण जो है स्पेशली मेंशन किया हुआ था। अब यहाँ पे प्रथम चरण मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, आपको सारे के सारे जो चरण हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना है, जिससे कि आपके जो है आपके मैक्सिमम आप कितने पेज में लिख के आएंगे इसका आंसर। तो आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैक्सिमम जो है आपको 6 पेज या फिर 5 पेज, 5 से 6 पेज तक के जो पेज हैं उसमें तो लिखना पड़ेगा, यानी कि आगे पीछे के दोनों काउंट करके आपके 5 से 6 पेज तो होने ही चाहिए। और अच्छा लिखना चाहते हो तो 7 से 8 पेज भी जो हैं बच्चे भर के आते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग चरण रहे हैं इसके ये कवर करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि शीत युद्ध ने बहुध्रुवीय जो विश्व है उसे उभारने में किस प्रकार से मदद की है, टिप्पणी कीजिए। तो यही क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखा था कि रिपीट हुआ था, आप उसे भी देख सकते हैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है, बहुध्रुवीय विश्व ये होता है इसके अंतर्गत कोई एक जो शक्ति है वो जो शक्ति है वो नहीं बनकर बैठती है, यानी कि जिस प्रकार से हमने देखा कि शीत युद्ध जो था उस काल में, शीत युद्ध का था, शीत युद्ध के अंतर्गत जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है उनके बीच में क्या हुआ था, रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना हमेशा रहती थी, खून खराबा होने की संभावना हमेशा रहती थी, ऐसा लगता था अब युद्ध होगा, पर युद्ध नहीं हुआ था। तो इसको ही कोल्ड वॉर कहा गया, इसको ही शीत युद्ध कहा गया। और ये जो है उस समय ये 2 महाशक्तियाँ जो है वो बनकर बैठ गए थे पूरे विश्व में, यानी कि इनका ही वर्चस्व था। तो शीत युद्ध के बाद ये सोचा गया कि पूरे विश्व में केवल अमेरिका का प्रभुत्व होगा, क्योंकि यूएसएसआर का पतन हो गया था, तो ये माना गया। पर क्या हुआ उसके बाद देखा गया 1991 में जो है किसका पतन हुआ था, यूएसएसआर का पतन हुआ था। तो उसके बाद देखा गया किस तरीके से जो अलग अलग जो शक्तियाँ हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं शक्तियों का जो वैकल्पिक केंद्र है वो उभर कर सामने आया, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। तो उसको ही बहुध्रुवीय जो विश्व है वो कहा गया। तो शीत युद्ध ने बहुध्रुवीय विश्व को उभरने में कैसे मदद की है, तो हम इसके जो रीज़न है वो हम यहाँ पर इसके बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या कारण रहे हैं, शीत युद्ध खत्म हुआ था उसकी वजह से किस प्रकार से बहुध्रुवीय विश्व उभर कर सामने आया। जैसे कि चाइना एक महा जो शक्ति है वो कही जा सकती है, वैकल्पिक शक्ति कही जा सकती है, जिसको कहा जाता है कि 2030 तक आते आते क्या हुआ, चाइना जो है पूरी तरीके से एक जो महाशक्ति हो बनकर बैठ जाएगी पूरे विश्व में। तो एक वैकल्पिक शक्ति है। इसके साथ साथ चाइना ही नहीं है, भारत को भी माना जाता है, साथ साथ में जो यूरोपीय संघ है उसको भी कहा जाता है, और जो आसियान है उसको भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बहुध्रुवीय विश्व के एग्जाम्पल है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब ही ये होता है कि एक शक्ति ना होकर, एक शक्ति का वर्चस्व ना होकर वैकल्पिक शक्तियाँ मौजूद होना विश्व में, उसको ही बहुध्रुवीय विश्व कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस साइड है। हाँ जी, तो ये देखिए 5th क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय विदेश नीति के विशेष संदर्भ में समसामयिक जो तत्व हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यानी कि भारतीय जो विदेश नीति है उसके बारे में आपको बताना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल की गई, कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल किए गए भारत की विदेश नीति में। जैसे कि आपका जो पंचशील का जो सिद्धांत है वो शामिल किया गया है, गुट निरपेक्षता जो है उसका सिद्धांत शामिल किया गया है, किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध न करना, शांति पूर्ण जो संबंध बनाए रखना ये शामिल किया गया, निशस्त्रीकरण का पालन करना, यानी कि शस्त्र वगैरह हैं उन्हें तब तक प्रयोग न करना जब तक दूसरा जो देश है हमारे ऊपर प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। तो निशस्त्रीकरण और अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण रखना ये शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो हम कह सकते हैं तत्व जो है विदेश नीति की भारत की, उसमें वो सारी चीज़ें शामिल की गई। पंचशील का जो सिद्धांत है वो जो है चीन के साथ जो है भारत ने किया था, और इसके साथ साथ उसने भारत ने क्या किया था, अपनी विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत जो है शामिल भी किया था। तो ये जो है आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हो आई होप। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें जो है सोल्व करवाऊँ, क्योंकि अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर सकती हूँ। अगर किसी 18 को एग्ज़ाम है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो अब देखिए जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि आज के समय में भी गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता है। यानी कि गुट निरपेक्ष जो कहा जाता था कि नव स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं, ठीक है, गुट निरपेक्षता जो है वो कब हुई थी 1961 में, ठीक है। तो ये बेलगढ़ में हुआ था सम्मेलन, और उसके तहत क्या गुट निरपेक्षता का मतलब ही क्या था, किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करना, यानी किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। अब ग्रुप कौन से थे विश्व में, एक तो यूएसए था, ठीक है, और एक यूएसएसआर था।
तो यूएसए और यूएसएसआर जो थे, यूएसए ने अपना जो ग्रुप है वो कौन सा बना लिया था, आपको पता होगा यूएसए ने जो ग्रुप बनाया था वो था नाटो, ठीक है, और इसने जो है वार्सा पैक्ट बना लिया था। अब ये क्या चाहते थे, जो भी नए स्वतंत्र देश आज़ाद होते थे तो यूएसए चाहता था कि अपने ताकत दिखाने के लिए कि मेरे जो ग्रुप है उसमें, मेरे गुट में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, ये दिखाने के लिए वो उन्हें क्या करता था, लुभाता था कि वो क्या है, नाटो में शामिल हो जाए। ऐसा ही काम यूएसएसआर भी करता था कि वार्सा पैक्ट में शामिल हो जाएं, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था इन दोनों देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए भारत ने पहली बार कदम उठाया एक तरीके से। और भारत के साथ साथ और भी देश थे, 5 देश टोटल थे जिन्होंने क्या किया था, गुट निरपेक्षता जो है उसे अपनाया था। 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था। तो थोड़ी सी इसके बारे में आप जो है स्टार्टिंग में आप इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर इसके बाद जो होगी आप किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ और किस किस काम के लिए जो है ये रहा है गुट निरपेक्षता हमेशा से। फिर इसके बाद आप इसकी प्रासंगिकता बताएंगे। प्रासंगिकता में क्या बताएंगे कि अभी वर्तमान में भी क्या उपयोग है गुट निरपेक्षता का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम वर्तमान में भी इसका एक तरीके से, अगर ये होना, इसका होना जो है वर्तमान में भी क्या है, एक सही तौर पर अगर ये गुट निरपेक्षता जो है अगर विद्यमान है तभी शांति है। तो क्या रीज़न है कि गुट निरपेक्षता जो है अभी तक जो है पालन किया जाता है, ठीक है। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चल रहा था वो अभी तक है, ठीक है। तो बहुत जो लोग हैं उनका कहना, बहुत विचारक है, उनका कहना है कि अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और अब जो है गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसे भी समाप्त हो जाना चाहिए, गुट निरपेक्षता जो है उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। पर इसके पीछे और बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से हम वर्तमान में भी जो है इसे जो है समाप्त नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पहला तो यही है कि जो नव स्वतंत्र देश, मोस्टली इसके अंदर कौन शामिल है, नव स्वतंत्र देश जो है इसके अंदर शामिल है। नव स्वतंत्र देश जो थे, जो भारत के बाद या भारत के आसपास के काल में आज़ाद हुए थे। भारत भी एक नव स्वतंत्र देश था, ठीक है। तो जो ये देश थे, इनकी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये देश पिछड़े हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये देश आपस में मिलकर क्या कर सके, अपनी जो स्थिति है उसे सुधार कर सके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपने आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत कर सके, राजनीतिक तौर पर मजबूत कर सके। तो ये जो चीज़ है इसके लिए ये अभी भी जो है एक तरीके से प्रासंगिक है। इसके साथ साथ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि शांति कायम करने के लिए। आपको पता है कि जो शांति की व्यवस्था है उसे कायम करने के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आगे कभी भविष्य में ऐसा हो जाए कि दोबारा से दो शक्तियाँ, फिर कोई एक शक्ति जो है वर्चस्व अपना कायम कर ले, तो उस समय ये गुट निरपेक्षता में जो शामिल देश हैं वो क्या कर सकते हैं, शांति कायम कर सकते हैं। इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण को ये बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो हथियारों की होड़ होती है उसे समाप्त करना या फिर उसे रोकना एक हद तक, इसमें इसको लेकर भी जो गुट निरपेक्षता अभी जो है प्रासंगिक रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं कि ये अभी भी विद्यमान है। इसके समर्थन में हमें क्या है, कारण देने हैं, रीज़न बताने, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारे हैं इसके रीज़न। और अगर आपको, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी आंसर लिख कर आते हैं तो आपको ये नहीं करना पॉइंट 1 ये है हमारा, फिर पॉइंट 2 ये है, नहीं। जब 25 नंबर यानी कि जब आपके जो है 10 नंबर से भी ज़्यादा का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो क्या करेंगे, अगर जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतने जो है आपको पॉइंट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1, 2 इस तरीके से मेंशन करके पॉइंट लिखेंगे तो वो काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नंबर दे देंगे। पर अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, जैसे कि ऐसे लिखते हैं हम, उस तरीके से आंसर लिखते हैं, एक पैराग्राफ हो गया फिर दूसरा पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं, तो वहाँ पर केवल आपके पेज काउंट होते हैं, आपने क्या लिखा है अंदर का ये काउंट होता है, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हो, आई होप आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को एक उभरती हुई शक्ति होने के लिए किन जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चुनौती है उनका सामना करना पड़ता है भारत को एक उभरती हुई शक्ति। जैसे मैंने बताया था, जो वैकल्पिक तौर पर जो भारत है एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर जो है आगे आ रहा है। अब वो आगे आ रहा है तो कौन कौन सी जो उसे है बड़ी जो चुनौतियाँ उसका सामना करना पड़ता है, जिसमें आर्थिक रूप से भी चुनौतियाँ हैं, उसके सामने सैन्य तौर पर भी है, ठीक है, राजनीतिक तौर पर भी, वो सारी चुनौतियाँ आपको बतानी है। ये लास्ट यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो या तो मैं कोशिश करूँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके मैं आप सभी को जो है आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपका। तो आप क्वेश्चन देखकर खुद भी रीड करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास।
अब देखिए नेक्स्ट जो होता है आपका 8th वाला क्वेश्चन, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए होते हैं। कोई भी 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर आपका, यानी कि विश्व जो व्यवस्था उपागम है, ये तनाव जो शैथिल्य है ये दे रखा है, और ये तनाव शैथिल्य जो है यूनिट 2 से पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे कवर कर लेना। और देखिए अगला है दूसरे विश्व युद्ध के कारण, कि दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके क्या कारण है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने कवर करवाया है आपका, आप जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए, चाहे आपसे जो है मेन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो जाकर आप इसे देख लीजिए, इस वीडियो को, अच्छा रहेगा। अब देखिए नव उदारवाद, जैसे मैंने कहा था यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, इनको लेकर क्वेश्चन पक्का आते हैं, इन्हें कवर कर लीजिए। शीत युद्ध को लेकर क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। और फिर आपका नारीवाद वाला क्वेश्चन हो गया, वो पक्का आता है। इसके साथ साथ आपका जो है ये गुट निरपेक्षता का जो क्वेश्चन है वो आता है, और इसके साथ साथ विदेश नीति का भी क्वेश्चन आता है, और आपका एक उभरती हुई जो चुनौती है भारत, उसको लेकर जो है एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पक्का पक्का कर लेने हैं। और बहुद्रव्य जो विश्व है, ये बार बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप ये जितने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चाहे आप गूगल से सर्च करके करिए, चाहे आप अपने पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे करिए, तो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।